द सेशन इज ऑल अबाउट हाउ टू सेलेक्ट गुड शेयर। अच्छी शेयर को सेलेक्ट कैसे करना है ये हमें इसमें पढ़ना है। लेकिन इस शेयर में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस सेशन में वो है मोट। जब भी हम इस सेशन को शुरू करते हैं तो हम इसमें डिस्कस करते हैं मोट। मैं आपको बता रहा हूं, जिस इंसान ने शेयर में मोट को पकड़ लिया, शेयर में मोट को पकड़ लिया, मोट, वो इंसान इतना पैसा बनाता है ना, इतना पैसा बनाता है कि आप सोच नहीं सकते। अगर आपको किसी को पता हो, किसी को पता है कि सबसे ज्यादा पैसा वॉरेन बफेट ने किस शेयर में बनाया? किसी ने कभी पढ़ा है कहानी? अब थोड़ा शेयर मार्केट में कुछ गूगल करते होंगे, देखते होंगे। एनी वन ऑफ यू कैन टेल मी इन विच शेयर वॉरेन बफेट हैज मेड द मैक्सिमम मनी? सर आई एम जस्ट गेसिंग, जी के अंदर, जी जनरल इलेक्ट्रिक, नॉट जनरल मोटर, कोका कोला सर। एक्सीडेंट, इट इज कोका कोला। कोका कोला के पास एक मोट है, आप विश्वास नहीं करेंगे, कोका कोला केवल पानी और चीनी बेचता है, पानी और चीनी बेचता है, लेकिन कोई और पानी और चीनी बेच ही नहीं पाया। बहुत लोग पानी और चीनी बेचने की कोशिश किए, आपको पता होगा, बड़े लोकल ब्रांड ये वो बहुत कोशिश किए। अब दोबारा एक अंबानी जी कैंपा कोला लेके आने वाले हैं, देखिए क्या होता है। लेकिन कोई मतलब कोई टक्कर दे ही नहीं पाया। और नॉट ओनली इन इंडिया, ये वर्ल्ड की कंपनी है सर कोका कोला। उसका जो मोट है, मोट कहाँ है? मोट उसके पानी और चीनी टेस्ट किसी में नहीं है, मोट उसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में। जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आप देखते होंगे, ये जो कोल्ड ड्रिंक की ट्रकें होती है, देखा है कभी रोड पे चलते हुए? और वो पता चलता है दिन में 2 बार डिलीवरी दे रही है, जिसको जितना चाहिए जैसे चाहिए। हर दुकान पे वो फ्रिज रख देती हैं। और कोका कोला का, पेप्सी का फ्रिज देखा होगा आपने, हर शॉप पे होती है। मतलब मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अपना एक ढाबा स्टार्ट किया, पता चला उन्होंने लाख रुपए लगा के रोड के किनारे, कहीं रोड के किनारे, हाईवे के किनारे ढाबा शुरू किया, और उस ढाबे में 50,000 का, 20,000 का, 25,000 का फ्रिज जो है कोका कोला वाला रख देते हैं। कहते हैं जी ठीक है, आप केवल क्या करना है, 20,000 का हम आपको फ्रिज दे रहे हैं, 20,000 का आप केवल कोल्ड ड्रिंक बाय कर लो, फ्रिज आपको साथ में फ्री मिल जाएगा, आप उसमें फिर रिफिल करवाते रहना। तो वो जो मोट उन्होंने क्रिएट कर लिया है ना, वो कोई और कर ही नहीं सकता। वो मतलब थॉट प्रोसेस के अगेंस्ट। तो उसी तरह किसी को ये पता है कि इन विच शेयर मिस्टर झुनझुनवाला हैज मेड द मैक्सिमम मनी? टाइटन। नाउ यहाँ पे क्या मोट है? देखिए, इंडिया में सोना सबको चाहिए था, सबको, एवरीवन, किसी भी घर में आप पूछेंगे सबको सोना चाहिए। लेकिन सोना में जो इंडिया में टाइटन से पहले जो एक चीज लैकिंग थी वो थी ट्रस्ट। ट्रस्ट नहीं था। जब हम लोग अपने अपने टाउन में रहते थे, आप कोई भी याद करिए, जो भी अपने टाउन में रहते थे, तो आपके मम्मी पापा जो भी आपके, जब वो ज्वेलरी बनाने जाते थे तो आपका एक ज्वेलर होता था जिसपे एक आपका घर के आसपास का है, इससे ट्रस्ट है, कई सालों से है, होता है, जब सेल करना है तो उसी के पास है, इसलिए आप। लेकिन जैसे ही आप टाउन से शिफ्ट हो गए, मैं बनारस से गुड़गांव आ गया, व्हेन आई शिफ्टेड फ्रॉम बनारस टू गुड़गांव, अब मेरा यहाँ पे वो ट्रस्टेड वाला कोई ज्वेलर नहीं है। अब मुझे वो जो मेरा कहते हैं ना खानदानी ज्वेलर जो होते थे, वो नहीं है अब मेरा यहाँ। अब मुझे कोई ऐसा आदमी चाहिए था जिसपे मैं यहाँ पे ट्रस्ट कर सकूं। वो क्या था? तो उस बिजनेस को शुरू किया टाटा ने। टाटा का एक नाम था, टाटा की एक फेथ थी, टाटा की एक वैल्यू थी, और सोने को ट्रस्ट चाहिए था। तो टाटा से बड़ा ट्रस्ट कोई हो नहीं सकता था। वो जो एक मोट क्रिएट हुआ, उसके बाद आपको पता होगा ये कौन सी थी जो पीएनबी का पैसा लेके भाग गया, कौन था वो? उसने गीतांजलि, नीरव मोदी, याद है आपको? नीरव मोदी, हाँ, नीरव मोदी नहीं, नीरव मोदी, हाँ मोदी, नीरव मोदी। उसके साथ एक और था ना उसका दोस्त, क्या नाम था उसका? चोकसी कोई ना, चोकसी। हाँ, तो इन लोगों ने भी वही चीज को इन लोगों ने भी उन्हीं को रेप्लिका करने की कोशिश की, इन्होंने भी स्टोर्स खोले। लेकिन वही बात है ना, आप स्टोर खोल लोगे, आप सोना रख दोगे, आप दिन का पेट्रोल को लाके ऐड करवा दोगे, आप सब कुछ कर लोगे, लेकिन टाटा का ट्रस्ट कहां से लाओगे? जो टाटा का ट्रस्ट जो कई सालों से बना हुआ है, वो ट्रस्ट नहीं ला सकते। उसको बनाने के लिए आपको 1, 2, 3 जनरेशंस लगानी पड़ेगी, जो टाटा के पास ऑलरेडी था। टाटा के पास वो जनरेशंस का ट्रस्ट ऑलरेडी था।
टाटा ने वो बिल्डअप नहीं किया, उनके फादर के फादर ने वो बिल्डअप किया हुआ था। उस ट्रस्ट को टाटा ने यूज किया, उस ट्रस्ट को टाटा ने यूज किया, इसलिए टाइटन क्रिएट हुआ। तो टाइटन का एक मोट था, वो था ट्रस्ट। वैसे ही कुछ इंडिया की कंपनी है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एशियन पेंट। एशियन पेंट एक ऐसी कंपनी है, आप एक झुग्गी बनाइए, मैं रिपीट कर रहा हूं, आप एक झुग्गी बनाइए, झुग्गी को आपको पेंट करना है तो आप जाएंगे तो आपके पास, उनके पास पाउडर वाला एक डिस्टेंपर होता है, पाउडर वाला किलो के रेट से देंगे, आप लाइए उसको पेंट कर। थोड़ा सा आप डेवलप कीजिए, गांव में मिट्टी का दीवार बना दीजिए, तो भी उनके पास एक डिस्टेंपर होता है, या आप देखेंगे गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल कॉलेजेस में वही 500-700 रुपए की बाल्टी आती है, वो लाएंगे और उससे आप पोत देंगे। आप थोड़ा सा और अमीर होंगे, थोड़ा सा और अमीर, मतलब देखिए जैसे जैसे आपका लाइफस्टाइल बढ़ेगा वैसे वैसे वो आपका साथ है, वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। थोड़ा सा अमीर होंगे तो आप ट्रैक्टर लाएंगे, ट्रैक्टर। थोड़ा सा और अमीर होंगे तो आप प्रीमियम लाएंगे, थोड़ा सा और अमीर होंगे तो आप रॉयल लाएंगे। मतलब आप ग्रो कर रहे हैं, लेकिन एशियन पेंट आपको छोड़ेगा नहीं। एशियन पेंट क्या हुआ, बाकी चीजों में सोचिए, कपड़े होते हैं किसी और ब्रांड के होते हैं, पता चलता है हम गरीब है तो हमने कोई और ब्रांड पहना, अमीर है तो हम रेमंड्स से पहुंच गए, कहीं और पहुंच गए शूज में। लेकिन टाइट जो इन्होंने अपना कंसेप्ट बनाया, इन्होंने कहा आप किसी लेवल से किसी लेवल तक ग्रो करिए, हम आपके साथ हैं, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, और ग्रो करिए। चलो आप रॉयल से भी ग्रो कर गए और बड़े हो गए, तो कहते हैं जी आप पेंट क्यों करवाएंगे, आप हमें बुलाइए, पेंट आपके लिए हम करवाएंगे। कौन सा पेंट लगेगा, कितना लगेगा, क्या कलर होगा, ये सब आपको कुछ कदर नहीं, आप नौकरी करिए ना, आप बिजी बिजनेसमैन, आपको क्या डिसाइड करना है। इस लेवल पे ये ग्रो कर रहे हैं, जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो कर रही है वैसे वैसे थॉट प्रोसेस करते हैं और ग्रो करते हैं। कौन पीछे, ये इनका एक पॉइंट ऐड करूंगा, एशियन पेंट ने रिसेंटली नया अपना इंटीरियर का बिजनेस भी शुरू कर लिया है। आप बताइए, देखिए हाँ। तो एशियन पेंट का एक सर वो आता है, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मुझे पता है वो नल वल का बिजनेस उन्होंने शुरू किया था 2 साल पहले, जो ये जैसे जगुआर के जो होता है उसी की तरह उन्होंने एक अपना ब्रांड शुरू किया था। इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, वो तो शायद आई थिंक जो टाइल की कंपनी है उसने एसएल या एसएल करके वो नाम है उसका, मैं जानता हूँ क्योंकि मैं घर बनवा रहा था तो मैं गया था तो मैंने देखा था। तो मैं बता रहा हूँ ये आपके साथ कैसे कैसे ग्रो कर रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। दूसरा, एशियन पेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, आप विश्वास नहीं करेंगे, एक उनके बीच में कोई डीलर नहीं, वो एशियन पेंट की दुकानें होती हैं, कंपनी सीधे दुकानों पर देती है। एशियन पेंट में कोई होलसेलर, कोई रिटेलर, आप कहीं भी दुकान खोलिए आपको एशियन पेंट देगा माल, पहली बात, आपको कोई डीलर नेटवर्क की जरूरत नहीं, एशियन पेंट देगा। और मजे की बात यह है कि आपको इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं है, दिन में 4 बार देता हूं, दिन में 4 बार आपके पास एक ट्रक आएगी और आपकी जो डेफिशिएंसी होगी उसको फुलफिल करेगी। और ये सारा सिस्टम उन्होंने एआई इनेबल्ड कर रखा है। एशियन पेंट एक ऐसी कंपनी है जो कंपनी कॉर्पोरेट में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिफेंस ऑफेंस में, हो सकता है कॉर्पोरेट में पहला कंप्यूटर उन्होंने इंडिया में लगाया था, पहला कंप्यूटर डेटा को एनालिसिस करने के लिए, कहां पे कौन सा पेंट, कौन सा कलर, किस टाइम पे कितनी डिमांड होती है, वो उनका एआई बताता है कि ये वाला कलर, ये वाला पेंट, ये वाला बेस, ये वाला ट्रैक्टर या ये वाला है, ये यहाँ पे इस एरिया में इतना चाहिए, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। कैन यू इमेजिन उसको कहा, ये उसका मोट है। वो कोई बड़े लोग आए, बहुत बड़े बड़े लोग आए, अभी एक ग्रासी में आ रही है, देखो क्या करती है, बहुत बड़े बड़े लोग आए, कुछ नहीं कर पाए। नेक्स्ट मैं आपको एक कंपनी बता रहा हूँ, मोट वाली बता रहा हूँ, पहले आपको समझिए इस मोट को। आप, मैं नहीं कह रहा कि इन कंपनियों को खरीदना, मैं कह रहा हूँ इन मोट को समझना है और इसको एनालिसिस करना है। जिसने मोट को एनालिसिस कर लिया वो कंपनियां लेके पहुंच जाता है। हमारे एक मित्र हैं, उनसे मैं एक दिन बात कर रहा था, तो कहते हैं हमारा एक नोएडा में फ्लैट है और उसको जब वो 1 CR का है तो अभी मैं रखूंगा, जब 1.5 CR का हो जाएगा बेच दूंगा। उसी तरह हमें शेयर को देखना है कि शेयर हमारा क्या होगा तो हम बेचेंगे, हम उसको नहीं, हम अगर हमें उसका वैल्यू समझ में आती है कि ये होगी, उतना ही टाइम आपको रखना है, बस रखिए, वो होगी पक्का, होगी पक्का, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते हुए होगी। देखिए जरा मैं आपको बताता हूं, वो कंपनी श्री सीमेंट, ये एक ऐसी कंपनी है, श्री सीमेंट एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया में सबसे सस्ता सीमेंट बनाती है और सबसे महंगा बेचती है। एक कंसेप्ट आता है इबिटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स,
अकाउंट्स वाले जो होंगे जानते होंगे, वैसे आपके मैं बता रहा हूँ, आपके लेमन के लेवल बता रहा हूँ, सबसे सस्ता सीमेंट इंडिया में कॉस्टिंग जो है वो श्री सीमेंट की है। अगर आप उसकी बैलेंस शीट को देखेंगे तो, अगर आप उसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इवैल्यूएट करेंगे तो आप देखेंगे सबसे सस्ती कॉस्टिंग आती है, और सबसे महंगी बोरी जो है वो श्री सीमेंट की आपको मिलेगी। हम लोग कहां तक जाते हैं, हम लोग तो अल्ट्राटेक तक जाके सोचते हैं वो हो गया। वो श्री सीमेंट एक ऐसी कंपनी है जिसकी दुनिया में 50 डुप्लीकेट सीमेंट मिलती है, क्योंकि वो इतनी महंगा बेचता है। पता नहीं श्री सीमेंट, श्री अल्ट्रा, पता नहीं कोई बहुत नाम से आप देखेंगे, डुप्लीकेट सीमेंट जितनी आती है मार्केट में मैक्सिमम श्री की आती है। वो कुछ श्री के साथ कुछ और लगा देंगे, जय श्री लगा देंगे, कुछ कुछ लगा देंगे, आप देखे होंगे उतनी। तो आपको मैं बता रहा हूं कि ये जो मोट है, ये एक, अगर किसी को पता चल जाए श्री सीमेंट का शेयर क्यों 20,000 का है, कुछ कारण है। अल्ट्राटेक के 4 शेयर खरीदने से अच्छा श्री सीमेंट का 1 शेयर खरीदिए और बैठिए, एक बार बैठ के देखिए, एंजॉय करेंगे आप। नेक्स्ट मैं बता रहा हूं टीसीएस। टीसीएस का क्या मोट है, कोई भी कंपनी जब कोई एक सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट कर लेता है, कोई भी, सपोज राजीव शर्मा जी की एक कंपनी है, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट कर लिया, अपना सारा सिस्टम उसमें कर दिया, अपने सारे एम्प्लॉइज को ट्रेन कर दिया। कल को जब मुझे नहीं, ये दिस वेंडर इज नॉट सुटेबल, आई वांट टू चेंज इनटू द वेंडर, आई वांट टू चेंज द वेंडर, ये अगर आपको करना है, इसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आती है। मैं आपको बताता हूं, आई वाज वर्किंग इन अ स्कूल, केवल हम ईआरपी में, ईआरपी वाला हमें तंग करता था, हमें लगता था इसको भगा दो, दूसरे ईआरपी वाले को। उसके लिए सारे स्टाफ को ट्रेन करना, समझाना, सारा डेटा एंट्री दोबारा करना, ये कॉस्टिंग इतना ज्यादा आती है। आप लोग अगर स्कूल वगैरह में काम करते होंगे, आपका जो भी ईआरपी होगी उस पर आप वर्क करना शुरू हो। तो टीसीएस being the first company of India in this field and going outside India, US में भी जाने वाली, that was the first company of India। तो उसके जो क्लाइंटेल हो चुके हैं, जो होंगे उसके बाद छोड़ दो, जो हो चुके हैं ना, they are not ready to leave because उनके एम्प्लॉइज है, काम कर रहे हैं, एवरी सिस्टम। आपको क्या लगता है इंडिया का जो पासपोर्ट सिस्टम चलने लगा है, अचानक एक दिन सरकार को लगेगा नहीं ये टीसीएस का अच्छा काम नहीं, किसी और को देते हैं, ये सारा क्योंकि टीसीएस के अपने ऑफिस से अपने वो बना दिया, अब कहीं और बनेगा। अब मुझे पता है गुड़गांव में उद्योग विहार में यहाँ पासपोर्ट ऑफिस है, वो पासपोर्ट ऑफिस नहीं है, टीसीएस का ऑफिस है। तो अब वहां पे फिर कहीं और जाएगा कोई और, ये सब आसान काम नहीं है, ये आसान काम नहीं है। तो उसको जो कन्वर्जन कॉस्ट है कि एक कंपनी से दूसरे कंपनी पे शिफ्ट होने की जो कॉस्टिंग है ना, वो बहुत ज्यादा है। दिस इज द मोट ऑफ टीसीएस। आसानी से उसका बिजनेस जाने वाला नहीं है, कोई किसी भी कॉस्ट पे लाने की कोशिश करे, दैट इज नॉट गोइंग टू शिफ्ट। दिस इज द मोट। अनदर कंपनी मैं आपको बताने जा रहा हूं, है तो मेरे पास कई, लेकिन किसी वजह पीडीराइट। आपको याद होगा घर में कुछ भी टूट जाता था, फूट जाता था, चप्पल, पता नहीं, हम लोग तो चप्पल टूट जाती थी तो फेविकॉल से चिपका देते थे। घर बनाइए, कभी आपने, आप लोगों में से किसी ने घर कभी देखा है कि आपका जो कारपेंटर होता है वो लिखता ही फेविकॉल है, वो मतलब एक्चुअल में वो कोई, बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका अपना भी आता है, लेकिन वो वर्ड ही फेविकॉल वर्ड यूज करता है। अब फेविकॉल मरीन बोल दे, फेविकॉल कुछ भी बोल दे, वो फेविकॉल का ही। उन्होंने इस तरह से, आजकल फेविकॉल के पता नहीं शुरू से ही आते होंगे मुझे लगता है, उसके डब्बे के अंदर कुछ कॉइन सिस्टम, कुछ कूपन सिस्टम कर रखा है। सारे कारपेंटर्स को पता है, मैं इसको खोलूंगा, इसके अंदर मुझे कॉइन मिलेगा, एक कूपन मिलेगा, वो कूपन में ले जाकर दूंगा, मुझे इतने पैसे मिलेंगे, वो एक पूरा सिस्टम है वो बना हुआ। तो इस चीजों को हमें समझना पड़ेगा। तो ये जो पीडीराइट का मोट है ना, वो कोई और, मतलब आप, अब उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा अपने आप को इसमें कर दिया, वाटर प्रूफिंग में। आपने सुना होगा डॉक्टर फिक्सिट, मतलब कोई वाटर प्रूफिंग सोल्यूशन कोई और होता होगा किसी और कंपनी का, क्या ऐसा नहीं होगा, बहुत होंगे, लेकिन वाटर प्रूफिंग नाम आता है, हाँ जी हमें तो डॉक्टर फिक्सिट डालना है, सीमेंट मिक्स करना है, इसमें वो करना, ये एकदम। तो दिस इज अ मोट, वो एक, उससे कोई, आप देखिए, क्या आपने कभी, आप लोग स्कूल में काम करते थे, क्या आपने एग्जाम पर कभी सोचा कि ये जो फेविकॉल का डिब्बा है 50 ग्राम का, 100 ग्राम का, ये महंगा हो गया, किसी और कंपनी का ले आए? कभी आपके दिमाग में ये बात आई? किसी के आई? किसी, या घर में बच्चे के लिए लाते हैं, बच्चे के लिए तो लाते होंगे घर में, कभी आपने सोचा कि फेविकॉल की जगह कुछ और कॉल ले आए, कोई और फेवी की जगह टेबी कॉल, बेबी कॉल, जो भी XYZ होता हो?
कभी पूछने दुकान पे जाके कोशिश भी किया? नहीं किया। तो दिस इज मोनोपोली लगता है। हाँ जी, मोनोपोली लगता है सर उसका। नहीं मोनोपोली नहीं है, मार्केट में अवेलेबल है, मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन दे हैव क्रिएटेड देयर मोट कि अब वो कोई इफ बट वो तोड़ ही नहीं सकता उसको। तो आप में से कोई भी इंसान 5 कंपनियां मोट वाली जब मन करे, नेस्ले, अब आपको बताओ नेस्ले इज व्हाट, कोई मदर से पूछ लो कि जी वो सेरेलेक 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, नहीं जी 4 नंबर जो है ना 350 का आ रहा है, सेरेलेक की जगह एक फेरेलेक है वो 200 का ही आ रहा है, क्या वो ले लूं? कोई मदर, कैसे भी मदर हो, वो कभी नहीं बोलेगी कि ले लो। वो कोई भी मदर आपको ये बात बोल ही नहीं सकती नहीं जी सेरेलेक मत लो, फेरेलेक ले लो, टेरेलेक ले लो, जो XYZ कुछ भी आ जाए, वो नहीं बोल सकती। तो वो जो अब ये जो मोट वाली कंपनियां हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, आप देखिए दबानी जी कैसे उन्होंने एक शेयर से वो बने, जो ये आपके हैं क्या नाम है, अंबानी को ही ले लो, उनका मान लो उनकी खुद की कंपनी थी, लेकिन जितने लोग बड़े बने हैं ना, वो किसी न किसी 1 शेयर 2 शेयर उन्होंने लिया और उसने उसको बनाया। हमारे यहाँ क्या होता है, हम रिटेलर्स क्या करते हैं, और आपने टीवी में भी देखा होगा, कभी आपने सुना है एक जी न्यूज की बाइट कई बार इसमें आती है, यूट्यूब पे देखा होगा, एक आदमी के फादर ने पता नहीं कौन सा, आई थिंक उसका है MRF के शेयर खरीदे और खरीद के वो मर गए या पता नहीं दादाजी, उसके बाद पता चला वो 400 करोड़, वो एंकर भी पागल हो गई जब उसने पूछा मेरे पास इतने शेयर है MRF के, वो एंकर, सुना है किसी ने वो बाइट सुनी है? देखो MRF की थी सर, MRF की थी, हाँ MRF के, क्या हुआ, क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको रखा, उसने उसको रखा। हमने रखने में, हमें तो पता चला कि एक शेयर 1800 का है, 2000 हुआ, 2000 से फिर 1900 हुआ तो हमारे हाथ पर फूलने लगते हैं, हमारे 2000 से 1900 हुआ तो हाथ पर फूलने लगते हैं, पता नहीं क्यों। अरे वो जाएगा, प्लीज आप उसी शेयर को पास्ट के 20 साल में देखो क्या हुआ, आपको आइडिया लग जाए। बस आपका सिलेक्शन ऑफ द शेयर सही होना चाहिए, वो सिलेक्शन ऑफ द शेयर आपकी रिसर्च, आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है। हम वहां जहां हमें जो काम करना चाहिए हम नहीं करते। हम क्या होता है, आज भी मैं एक मित्र से बात कर रहा था कि जब मैं शेयर खरीदता ना, मार्केट में अभी क्या हो रहा है ना, उस पर ज्यादा दिमाग लगाता देखता हूँ। अब जैसे एक दिन पता चला HDFC के मर्जर का न्यूज आया और HDFC एक ही दिन में 20% बढ़ गया, वो अलग बात है। अदरवाइज दिन में 25 रुपए 50 रुपए ऊपर नीचे हो रहा है, उस पर दिमाग बढ़ रहा है, जल्दी से पकड़ लेते हैं, घट रहा है जल्दी से बेच देते हैं। वो हड़बड़ाहट में आपसे हमेशा गलत डिसीजन होता है। हमेशा आपको अगर कोई शेयर खरीदना है तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि जी ये शेयर है, इसको मैं रिसर्च कर रहा हूं, ये एक प्राइस पे आएगा। तो मैं आपको हमेशा बताऊं, जिस दिन मुझे रिलायंस 2400 से नीचे मिलेगा मैं खरीदूंगा, जिस दिन मुझे TCS 3100 से नीचे मिलता है मैं खरीदता हूं, जिस दिन मुझे एशियन पेंट 3000 से नीचे मिलेगा मैं उस दिन खरीदूंगा, जिस दिन मुझे बजाज फाइनेंस 6500 से नीचे मिलेगा मैं खरीदूंगा। अब वो दिन कभी भी आ जाए, जब भी मुझे 7800 7700 मिलेगा मैं नहीं खरीदूंगा। अब मारुति पहुंच गया 9000, मैं नहीं खरीद रहा, पता नहीं, मुझे लगता है हो सकता है कल को उसकी अर्निंग बढ़ जाए तो मैं खरीदूं, बाद में उसको मैं 10,000 में भी खरीदूं, लेकिन आज की अर्निंग के हिसाब से ऑन टुडेज अर्निंग मैं मारुति 77,000 7,200 7,300 इसके ऊपर नहीं खरीद सकता, मैं नहीं खरीद सकता। आएगा तो खरीदूंगा, नहीं आएगा तो ऐसा तो नहीं मुझे मारुति में ही पैसे बनाने, मुझे मारुति से ही राजा बनना है। दिस इज नॉट द सिचुएशन। आपके शेयर की वैल्यूएशन मैक्सिमम, मैं मजा आता है कि ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने M.Com किया है, MBA किया है, टीचर्स हैं, कॉमर्स के बच्चों को पढ़ाते हैं, मतलब वो भी वैल्यूएशन नहीं करते कि हाँ जी इस शेयर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। कोई तो रूल लगाओगे, कोई रूल नहीं लगाना जी, बस जी कुछ भी सुन के। तो वैल्यूएशन के बियॉन्ड अगर आप कोई भी चीज खरीदेंगे, कोई भी चीज, तो आप हमेशा नुकसान में रहेंगे, हमेशा नुकसान में। एक मेरे मित्र हैं, कल परसों मैं बात कर रहा था, मुझे इतना अच्छा लगा, उन्होंने मुझे बताया कि नोएडा एक्सटेंशन में जब फार्मर्स ने स्ट्राइक कर दिया था, अगर आप लोग को पता होगा फार्मर्स ने स्ट्राइक कर दिया था, तो नोएडा एक्सटेंशन के रेट गिरने लगे। जब उसके रेट लोवेस्ट पे आ गया तो उन्होंने फ्लैट बुक कर लिया और आज उनका फ्लैट जो है 2 गुना 2.5 गुना का होगा।
क्या था, उनको ये पता था कुछ भी हो जाए, ये वैल्यू तो इस चीज की निकल के आती है ना, उनको एक वैल्यू पता थी कि ये जो ठीक है जी, जो झगड़ा है अब कहीं पे 1 लाख मकान बने हुए हैं, तो 1 लाख मकान थोड़ा सुप्रीम कोर्ट आके तोड़ देगी, कोई ट्विन पावर थोड़ा है, इतने सारे लोग हैं तो उनको, लेकिन उनको वो ही वॉज मेच्योर एनफ, ही वॉज मेच्योर एनफ, उनको पता था ये चीज है, इसकी इतनी वैल्यू होनी चाहिए, और उस वैल्यू पे जैसे आया उनके पास पैसे तो उन्होंने उसको खरीद लिया। तो ये चीजें हमें समझ में आना चाहिए कि हर चीज की एक वैल्यू होती है, उस वैल्यूएशन का अगर आप वेट करते हैं और उसको यूज कर लेते हैं तो आप हमेशा फायदे में रहते। ठीक है, बाकी लोग भाई सबके पास जब पैसे नहीं है तो नहीं खरीदेंगे, लेकिन अगर पैसे हैं तो आपको कई, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, मेरे को मैसेज आता है, सर 50,000 अकाउंट में है, क्या खरीद लूं? सर पड़े हुए 50,000 पड़े हुए, उनको ऐसा लगता है या तो मार्केट भाग जाएगी या ये 50,000 रुपए मेरे अकाउंट से भाग जाएगी। आप लर्न करिए, अपॉर्चुनिटी को आने दीजिए, वो अपॉर्चुनिटी आपको 2 महीने 4 महीने भी आ सकती है, क्या दिक्कत है? 50,000 आपके 4 महीने आपके अकाउंट में पड़े हैं, आपके अकाउंट में पड़े हुए पैसे हैं, उसको आपको यूज करना है, अपने अपने फेवर में यूज करना है। ये नहीं कि जी बस खरीद लो कुछ, ऐसी गलती नहीं करनी है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसी गलती नहीं करनी है, हड़बड़ाहट में कोई शेयर नहीं खरीदना है। आपको मोट मैंने बताया, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। लोग कहते हैं शेयर ये खरीद लो वो बड़े, देखो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट 2 अलग अलग चीजें हैं। ट्रेडिंग के पर्टिकुलर रूल है, ट्रेडिंग का रूल करेंसी में भी रखता है, कमोडिटी में भी रखता है, फॉरेक्स में भी रखता है, स्टॉक में भी रखता है, वो अलग चीज, वो एकदम अलग चीज। ट्रेडिंग को इन्वेस्टमेंट से मिक्स करेंगे दिक्कत होगी। ट्रेडिंग को समझना है आपको, तो मैंने आपको बताया, एक शेयर का मैंने आपको नाम बताया है और दूसरे शेयर का मैंने आज नाम नहीं बताया, और दोनों के बारे में 1 हफ्ते बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा, देख लेना। वो ट्रेडिंग है, वो प्योर ट्रेडिंग है। जो लोग पीएमएस मेंबर हैं उनको आया होगा मैसेज, मैं फिर बता रहा हूं, एक शेयर का मैंने नाम बताया है, एक्साइड इंडस्ट्री, दोबारा बता दे रहा हूं। 10 दिन, अगले 10 दिन के बाद बात करेंगे हम आपसे कि देखिए ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग क्या होती है, और देखिएगा। और एक शेयर का मैंने नाम नहीं बताया, जानबूझ के नहीं बताया। मैं चाहता हूं कि देखिए मेरा इस प्लेटफॉर्म का सिंपल सा यूज है कि आपकी लर्निंग हो, लर्निंग जरूरी। तो थोड़ा आप 10, 20, 50 चार्ट उसी बहाने देखेंगे तो आप हो सकता है पहुंच जाए वहां तक, और नहीं पहुंचेंगे तो चार्ट तो मैंने आपको पहले दे दिया, उस चार्ट का मैं अगला स्टेप दिखा दूंगा मैं आपको 1 हफ्ते बाद। वो है प्योर ट्रेडिंग। उसका टाइम स्पेन बताइए सर। हाँ जी, ये जो चार्ट में नाम नहीं बताया, 10 दिन बस। नहीं, ये जो चार्ट डिस्प्ले पे है इसका टाइम स्पेन क्या है? 1 ईयर, 1 साल का है, डे पे है। 1 साल का है डे। मैंने हमेशा कहा कि मैं जो चार्ट देखता हूँ वो 1 साल का चार्ट डे पे देखता हूँ, उससे बाकी जब डिसाइड हो जाता है हाँ ये शेयर खरीदना है, फिर उसके बाद उसको एक बार 5 ईयर पे भी देख लेता हूँ कि कहीं बीच में नॉर्मल रन तो नहीं आया हुआ है इसके अंदर, फिर उसके बाद उसको 1 मंथ पे भी देख लेता हूँ, तो वो अलग बात। लेकिन जब स्टडी है वो हमेशा 1 ईयर चार्ट एंड डे फॉर्मेट कैंडल्स, वही मैं देखता हूँ। ठीक है, तो आई होप मोट आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा मोट क्या होता है। अगर आप में से कोई 1-2 कंपनियां, एक और कंपनी में बता रहा हूं मोट वाली कंपनी, ध्यान रखिएगा, वो है बजाज फाइनेंस। आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे जाइए, मेरे गुड़गांव में तो आप सरगम पे चले जाइए, आप रिलायंस मार्ट पे चले जाइए, सॉरी रिलायंस डिजिटल में चले जाइए, मतलब जितने भी हैं ये सब, आपको वहां पे वो कहता है सर आप कुछ लाए हैं? नहीं लाए हैं, आईडी है दे दीजिए, बाकी सब हम आपके घर से ले देंगे। सुना है आपने? सब ले देंगे। बजाज फाइनेंस सर। हाँ बजाज फाइनेंस। वो अब तो छोटी-छोटी दुकानों पे भी ये लोग बैठने लगे हैं सर। अब तो इन्होंने क्या किया कि जो छोटी दुकान है ना उसका जो मालिक है ना उसी को एजेंट बना दिया। तू इस दुकान का ओनर है और तू बजाज फाइनेंस का एजेंट भी है, तू ही लोन कर दे और उस लोन का कमीशन भी तुझे दे देंगे। और बताओ, यहां तक है थॉट। अब सर देखिए, कोई 10,000 की टीवी अगर अपने बगल के दुकान से कोई खरीद रहा है, सपोज दीपक मिश्रा जी हैं, उनके गांव में या शहर में टाउन में कोई दुकान है, वहां जाते हैं 20,000 की टीवी खरीदते हैं, तो दुकान वाला भी जानता है दीपक मिश्रा जी इस गांव के हैं, ये इनके पिताजी का नाम है, दीपक मिश्रा जी 20,000 की टीवी को लेके भागने वाले नहीं। और वो फिर आपको पता है कि जब हम रिस्क कैलकुलेट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी देखते हैं, चलो जी 100 लोगों को दिया, उसमें से एक भाग भी गया तो भी हमें क्या बेनिफिट होगा, उस बेसिस पे वो रेट डिसाइड करते हैं। और हर कस्टमर को टीवी, फ्रिज, एसी सब दे रहे हैं।
मजे की बात है, आपको विश्वास नहीं होगा अगर आप इनकी स्टडी पढ़ेंगे तो टीवी फ्रिज एसी में जो ये लोन करते हैं, इनका ये बिजनेस प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे। फिर आप कहेंगे इतना मेहनत क्यों करते हैं? फिर आप कहेंगे कि ये टीवी फ्रिज एसी दुकान दुकान पे बैठ के बेच रहे हैं और इनको प्रॉफिट भी नहीं हो रहा। इनकी जो रेवेन्यू है ना सर, वो है आपकी क्रॉस सेलिंग। ये क्या करते हैं, ये देखते हैं कि राजीव शर्मा जी ने आईफोन खरीदा है, बस राजीव शर्मा जी की कहते हैं ना औकात, जो कहते हैं पूरी समझ में आ गई उनको कि राजीव शर्मा जी कौन है, वो क्या कर सकते हैं। हेलो सर, मैं बजाज फाइनेंस से बोल रहा हूँ, आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देंगे? हेलो सर, मैं बजाज फाइनेंस से ले रहा हूँ, आपका क्रेडिट कार्ड सैंक्शन है, भिजवा दूं? हेलो सर, आपका होम लोन यहाँ से वहां। उसके बाद राजीव शर्मा जी को कुछ ना कुछ राजीव शर्मा जी से खरीदवा देंगे। और पास्ट का जिन्होंने बजाज फाइनेंस से इस तरह की फाइनेंसिंग करवाई हो, वो अपना एक्सपीरियंस बता दें कि उनके साथ ऐसा हुआ कि नहीं। ऐसे इनकी क्रॉस सेलिंग का जो देखिए, पवनजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए पवनजीत जी। हाँ सर, कुछ समय पहले मेरे फादर ने इलेक्ट्रॉनिक्स का लिया था फ्रिज हम लोगों ने। हाँ। तो उसका जब टाइम से पेमेंट हो गया तो उनका हमारे पास कॉल आया कि सर आप अगर इसको कोई बाइक या स्कूटी लेना चाहते हैं तो उसका भी हम लोन कर देंगे। तो वो भी ले लिया। उसके बाद वो कहते हैं कि टीवी के लिए ले लीजिए। मतलब सर आप सही कह रहे हैं। तो वो उनकी जो क्रॉस सेलिंग का जो बिजनेस है ना, उनका क्रॉस सेलिंग का बिजनेस बहुत तगड़ा बिजनेस है सर। मतलब वो होम लोन में आ गए, एजुकेशन लोन दे रहे हैं, मतलब सब कुछ दे रहे हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रहे हैं, क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। ओनली क्यों? उनको कस्टमर की बैकग्राउंड चेक करने की जरूरत नहीं है। कैसे चेक करते हैं? बाकी लोग कैसे चेक करते हैं? कहते हैं जी अपना सिविल रिकॉर्ड दो, अपना बैंक अकाउंट डिटेल दो, अपना पैन कार्ड दो, अपना आधार कार्ड दो, 2 गारंटर दो। वो कहते हैं हम आपको 20,000 की टीवी बेचेंगे, 6 महीने में हमें आपका सिविल अपने आप पता चल जाएगा आप कैसे इंसान। उनका अपना सिविल है सर, वो अपना सिविल क्रिएट कर देते हैं। आपका सिविल जो है, आपकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है, आपका जो बिहेवियर है, वो अपना डेटा वो क्रिएट कर रखा है उन्होंने। वो जो ये जिस सिविल की हम बात करते हैं उस पे वो ट्रस्ट नहीं करते, वो अपना सिविल बनाते हैं, आपको पहले छोटा सा लोन देते। ये उनका काम करने का तरीका है, ये उनका मोट है, ये उनका मोट है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो इसीलिए बजाज फाइनेंस का जो प्रॉफिटेबिलिटी है, ग्रोथ है, सब कुछ आप देख लीजिए पिछले 15 साल का। और मैं आपको बता रहा हूं, जान लीजिए, ये जो मैं आपको शेयर्स बता रहा हूं, नेस्ले, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट, पीडीलाइट, टाइटन, जो पिछले 20 साल में हुआ, ध्यान से सुनिए मेरी बात, जो पिछले 20 साल में हुआ उससे बेटर अगले 20 साल में हुआ, ये जान लीजिए। लोग कहते हैं यार हमने टाइटन 4 रुपए में खरीदा होता तो आज इतना हो गया हुआ। मैं कह रहा हूं आज खरीदे और 20 साल बाद सो जाइए, वही होगा जो पिछले 20 साल में हुआ। निश्चिंत रहिए, आप निश्चिंत रहिए, वही होगा। क्योंकि जो पिछले 20 साल में इकोनॉमी का ग्रोथ हुआ है और कंपनी का ग्रोथ हुआ है, आपको पता है, सारी सिचुएशन मैं बता चुका हूं, हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ उससे बेटर होने वाला है। और जब 20 साल का जो एक्सपीरियंस के साथ जब वो टाइटन काम करेगी, 20 साल के एक्सपीरियंस के साथ जब वो टीसीएस काम करेगी, नेस्ले काम करेगी, बजाज फाइनेंस काम करेगी, तो आप सोचिए वो कहां जाएगी। पहले वो टेस्टिंग मोड में थे 20 साल पहले, अब वो 20 साल के एक्सपीरियंस के साथ वो आ रहा है। तो वो एक अपना समझने की बात है, ये आपको समझना है। लोग नया मल्टीबैगर ढूंढने में लगे रहते हैं। इसमें इंडिया का 90% रिटेलर केवल नया मल्टीबैगर ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट करता है स्टॉक मार्केट। जो एग्जिस्टिंग मल्टीबैगर है ना, उसको खरीदिए आप। जितने आप पीएमएस सर्विस देख लीजिए, किसी ने अगर देखा हो, या म्यूचुअल फंड देखे, छोड़िए आप म्यूचुअल फंड देखे, आप अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को खोलिए, जो भी आपके लगता है कि हमारे पास ये बेस्ट म्यूचुअल फंड है, उस बेस्ट म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो देख लीजिए। आप इंडिया के जो टॉप 20-30 म्यूचुअल फंड है, आप देखेंगे उनके पास शेयर कौन से। सबके पास टाइटन है, सबके पास एचडीएफसी है, सबके पास कॉलगेट है, सबके पास टीसीएस है, सबके पास एचयूएल है। क्यों है भाई? अगर ये सबके पास यही शेयर है, कोई सब खरीद रहा है, तो वो नीचे क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे? कैसे जाएंगे? कोई तो लॉजिक होना चाहिए। हाँ, सबके पास यस बैंक नहीं है, ये ध्यान रखना। यस बैंक तो रिटेलर्स के पास है,
जोमेटो है, आज भी मेरे पास किसी ने भेजा था अपना पोर्टफोलियो के साथ जोमेटो का क्या करना है, मैंने मतलब एक पोर्टफोलियो भेजा था, मैं रिव्यू कर रहा था उनका, तो मैंने उनको सबसे पहले कहा इससे निकल जाओ। क्या जोमेटो 60 से कल 120 नहीं हो जाएगा? हो सकता हो जाए, लेकिन 60 से 30 नहीं हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एशियन पेंट 3600 से कल 7200 नहीं होगा, एकदम क्लियर है। लेकिन ये भी पता है कि वो 1800 भी नहीं, ये भी एकदम क्लियर। वो धीरे धीरे 15-20% के ग्रोथ से बढ़ता जाएगा। पिछले सालों क्या एशियन पेंट ने क्या क्या दिया है? 20% का CAGR दिया, 22% का, वो 20-22% आपको देगा। तो उस मोड को हमें समझना है, उस मोड को हमें समझना है। जब आप मोड को समझ लेंगे ना, तो आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे। हमेशा कहता हूं कि 70-80% पैसा लगाने की दिक्कत नहीं है। मेरा तो 90% पैसा ऐसी कंपनियों में लगा जिसको मैं देखता भी नहीं, मुझे पता है 20% का CAGR दिया नहीं, उसको देखूं क्यों? देखने से 20 12 15 हो जाता है, देखा बेचा खरीदा उस चक्कर में 15 हो जाता है। तो 90% पैसा तो लगा के छोड़ दो ना TCS में, उसके लिए किसी सुनील त्रिपाठी की जरूरत नहीं है, ये भी बता रहा हूं आपको। लोग कहते हैं किसी सुनील त्रिपाठी की जरूरत नहीं है, किसी सर्विस की जरूरत नहीं है, किसी एडवाइजर की जरूरत नहीं है, आपका बस शेयर मार्केट में फेथ होना चाहिए, इंडिया की इकोनॉमी में फेथ होना चाहिए। जो 70-80% पैसा है उसको वहां लगाओ, 10% पैसे से खेलते रहो। इसलिए नहीं कि उससे आप ज्यादा कमा लोगे, उससे ये है कि आप मार्केट में बने रहते हो, आप मार्केट से जुड़े रहते हो, देखते रहते हो क्या हो रहा है, आपकी लर्निंग बढ़ती जाती है। कल को कोई और बेटर शेयर आता है तो वो भी खरीद के इसमें डाल देते हो, ये होता है बस, और कुछ नहीं होता। नाउ तो एक तो आपको ये मोड मुझे बताना था व्हाइल सेलेक्टिंग द गुड शेयर। दूसरा चीज, जब मैंने आपको पिछले 2 क्लासेज में बताया कि जब हम शेयर सेलेक्ट करते हैं तो उसका हम ROE देखते हैं, ROC देखते हैं, प्रोमोटर्स होल्डिंग देखते हैं, मार्केट कैप देखते हैं, रेवेन्यू ग्रोथ देखते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं, उसके बाद होल्डिंग्स देखते हैं और कैश फ्लो देखते हैं। ये चीजें हम कर चुके हैं, पवन जी कर चुके हैं चीजें। जी। अब जब हम बैंकिंग शेयर देखेंगे, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जब हम बैंक और फाइनेंशियल के शेयर देखेंगे तो उसमें से कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, देखिए जरा HDFC, मैंने HDFC बैंक निकाला। अब मैंने आपको बताया है कि अच्छा शेयर वो होता है जिसमें आपकी प्रोमोटर्स होल्डिंग जो है वो 50% से ऊपर है। लेकिन अगर आप बैंकिंग शेयर में प्रमोटर होल्डिंग 50% से ऊपर ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। देखिएगा यहाँ है 25.7। क्यों? क्योंकि RBI की गाइडलाइन है, रिपीट कर रहा हूं मैं, RBI की गाइडलाइन है कि कोई प्रमोटर अपने कंपनी में 26% से ज्यादा शेयर नहीं रख सकता। दिस इज नॉट सेबी गाइडलाइन, सेबी की गाइडलाइन 75% वाला, लेकिन RBI ने बैंक्स के लिए अलग से गाइडलाइन निकाली है। अब इसका मतलब इनको 74% तो शेयर बेचने ही पड़ेंगे। तो अगर 74 बेचा है, 26 की जगह 26 की जगह 25.7 है, तो सोचिए कितनी अच्छी होल्डिंग है, बिकॉज जो मैक्सिमम हो सकती है उसी के एकदम आसपास है। देखिए जरा एक और कंपनी दिखाता मैं आपको, कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए जरा प्रोमोटर्स होने एग्जैक्ट 26%, ये एक भी शेयर नहीं बेचना चाहते। इनका ये जो 26 आ गया है, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ गाइडलाइंस ऑफ RBI, बिकॉज इनको अगर IPO लाके बैंक चलाना था तो इनको 74% मार्केट में बेचना ही पड़ेगा। एक चीज आपको ये पता चाहिए। दूसरी चीज, जब हम ROC की बात करते हैं तो मैंने हमेशा आपसे कहा कि ROC होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मतलब ये हो गया कि जितना पैसा हमने लगाया उस पे कमाया, प्लस जितना पैसा हमने बोरो करके लगाया उस पे कमाया। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जितना पैसा हमने लगाया उस पे कमाया उसे कहते हैं ROE। जो हमने पैसा लगाया प्लस जो बोरो किया उस पे भी कमाया उसे कहते हैं ROCE। अभी जो बैंक वाले होते हैं इनकी अर्निंग सर ROE कितना होना चाहिए मिनिमम? लाइक ROC आपने बताया 20% होना चाहिए, ROE 15% के ऊपर है तो अच्छा माना जाता है। ओके थैंक यू सर। नाउ अब लेकिन बैंक के केस में
ये दोनों चीजें आपको नहीं देखनी है, ये दोनों चीजें, क्योंकि बैंक जो है वो तीसरी एक और अर्निंग करना है। बैंक की जो अर्निंग होती है, जो अपना पैसा लगाया उस पर भी कमाता है, जो बोरो करके किया उस पर भी कमाता है, प्लस जो डिपॉजिट्स हुए, मैं रिपीट कर रहा हूं, डिपॉजिट्स, उसको वो बोरोइंग्स में ही दिखाता है। रिपीट कर रहा हूं, जो एक होता है लोन, मेरे को कंपनी चलानी है, मैंने लोन ले लिया, नहीं, एक लोग जो आप जो एफडी करते हो बैंक में, जो आप बैंक में एफडी करते हो, वो एक्चुअल में वो आरओसीई में नहीं, बोरोइंग्स में नहीं आता, लेकिन वो बोरोइंग्स में दिखाया जाता है, बोरोइंग्स में नहीं आता मतलब जब हम लोन की बात करते हैं तो हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इक्विटी प्लस डेट, उसमें नहीं आता। लेकिन एज पर इनके लिए बैलेंस शीट बनाने का अलग से क्राइटेरिया है। फाइनेंस के लिए जो लोग अकाउंट्स वगैरह पढ़े होंगे उनको पता होगा, इंश्योरेंस कंपनी के लिए अलग फॉर्मेट है, बैंक्स के लिए अलग फॉर्मेट है। तो उसके हिसाब से बैंक की जो डिपॉजिट्स है वो भी बोरोइंग्स में दिखाई जाती है। और इस केस में यहाँ आरओसी में तो आपको कम दिखेगा, लेकिन इनकी अर्निंग जो है वो 3 जगह से होगी। एक इनकी इक्विटी पे होगी, दूसरी इनकी डेट पे होगी, और तीसरी इनके डिपॉजिट्स पे होगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, इक्विटी पे होगी, डेट पे होगी, डिपॉजिट्स पे होगी, तीनों पे अर्निंग होती है। इसलिए आपको कभी भी जब डेटा देखोगे तो डेटा में अगर आप ढूंढने लगोगे कि 20%, सर ने बताया था कि जिस कंपनी का 20% से ज्यादा अच्छा आरओसी हो उसे हम अच्छा मानते हैं, मैंने तो आपको ये बताया। लेकिन अब आप कोई भी बैंक देख लोगे तो उसमें सब में आपको 6%, 8% ऐसे दिखेगा। आप दुनिया के अच्छे से अच्छा बैंक देख लो, चलो जी आप सबसे अच्छा किसको मानते हो, मान लो एसबीआई को मानते हो, चलो जी मैं एसबीआई देखता हूं तो यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ तो 4% है। अगर मैं एचडीएफसी को मानता हूं तो यहाँ पे पता चलता है कि ये तो जी 5% है, यानी 5-6%। तो इस केस में बता रहा हूं, पहली बात तो आरओसी को तो देखना ही नहीं है, बैंक के केस में आरओसी को देखना ही नहीं है। अगर आरओई को केवल देखना है, और आरओई अगर 12 से ऊपर हो, 12 से ऊपर हो, 10 के ऊपर भी ठीक ही माना जाता है, लेकिन अगर 12 से ऊपर हो तो वो बहुत अच्छी कंपनी, बहुत अच्छी बैंक मानी जाएगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आरओई 12 के ऊपर, देखिए एचडीएफसी बैंक का 16 है, अगर मैं कोटक का देखूं, कोटक जो अच्छे में उनकी बात कर रहा हूं, देखिए 13 है। अगर मैं एसबीआई का देखूं, एसबीआई तो गवर्नमेंट का है तो इसलिए थोड़ा सा मुझे शक है, देखिए ये भी 12 है, देखिएगा। उसके बाद अगर आप देखिए और किसको, आईसीआईसीआई को देखते हैं, आईसीआईसीआई बैंक को, यहाँ पे देखिए ये आपका 14.8 है। तो ये सारे ही अच्छे, एक्सिस को देख लेते हैं जरा, एक्सिस को देखते हैं, ये कितना है, ये आपका 12.7 है, यानी ये सारे अच्छे बैंक्स में आते हैं। अब जरा थोड़ा इन लोगों को थोड़ा मिड कैप, जैसे मान लो आरबीएल को देखते हैं। अब ये देखिए, कुछ लोग टीवी पे आएंगे, कहेंगे आरबीएल जो है कल का एचडीएफसी बन जाएगा। भाई बन जाएगा तो मैं देखूंगा, आज नहीं खरीदता, मैं आज नहीं खरीदता जी। आपको जिसको मन करे खरीदो, मैं नहीं खरीदता। कोई कहेगा सर 40 रुपए का था 60 रुपए हो गया जी, हो गया, भगवान जाने, मैं नहीं खरीदूंगा। देखिए जो मतलब -1.232 प्रमोटर होल्डिंग 0, फिर भी लोग खरीदेंगे। क्यों? कोई टीवी पे आएगा बोल देगा जी ये तो कल का एचडीएफसी है, होगा जी। मैं बिजनेस में पैसा तब लगाऊंगा जब मुझे उसमें प्रॉफिट समझ में आता है। आपको समझ में आया? देखा आपने कैसे कैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक से ये बैंक डिफरेंस है, समझ में आया आपको? देख के समझ में आया? बहुत आसान है, बस केवल कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। अब फिर लोग पैसा लगाते हैं और फिर देखिए इसके चार्ट्स कहां जाते हैं, कैसे जाते हैं ये भी देखिए जरा। ये देखिए इस चार्ट की मूवमेंट अगर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ केवल और केवल सट्टेबाजी होती है। ये देखिए ये है चार्ट। मतलब क्यों किसी के 500 रुपए 100 रुपए हो गए, उसका एकदम वैलिड रीजन है, एकदम वैलिड, कोई मतलब आप समझिए कि एकदम वैलिड रीजन है, इसमें कोई बट है ही नहीं। आपके जो 500 रुपए हैं वो 100 रुपए क्यों हो गए, एकदम क्लियर। बस आपको कंसेप्ट पता होता तो आप इसको नहीं खरीदते। जब लॉस मेकिंग कंपनी में खरीदोगे तो देखिए जब बढ़ेगा तो देखिए कुछ भी बढ़ेगा, पता चलेगा कि हाँ जी और 200 से 500 हो गया, पता चला 2 साल के अंदर।
लेकिन 500 से फिर 100 कब हो जाएगा, इसके लिए भी आप तैयार रहिए। क्या कोरोना में HDFC नहीं टूटा था, क्या ICICI नहीं टूटा था, क्या आपका एक्सिस ने, सब टूटे थे। लेकिन आप देखिए कोरोना के बाद लगभग वो अपने उसी लेवल पे आ गए। लेकिन ये क्यों नहीं आया भाई? इसका सिंपल सा रीजन है, क्योंकि इसकी प्राइस मूवमेंट और इसके अर्निंग के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। यहाँ पे केवल और केवल ऑपरेटर्स गेम, केवल और केवल ऑपरेटर्स गेम है। अब वो ऑपरेटर्स गेम जब आपके फेवर में आ गया तो आपने कमा लिया, और थोड़ा सा आपके अगेंस्ट चला गया तो आपने उसमें पैसे गंवा दिए। चलिए जी, एक दो और बैंक देख लेते हैं। आपको आपके नाम का एक और बैंक है इंडसइंड। आई थिंक क्या स्पेलिंग है? आगे सर, आगे सर, बैंक को देखो, ये है इंडसइंड बैंक। इसको देखते हैं जरा। ये 10% है, फिर भी मैं कहूंगा ठीक है जी, मतलब कम से कम RBI से तो बेटर है। चलिए जी, एक और बैंक है जो आजकल बड़ा टीवी पे बैठ के लोग बोलते रहते हैं, IDFC बंधन, बंधन बैंक। इसको देखते हैं 0.74। अब मतलब अगर मुझे 12% वाला मिल रहा है तो मैं इसमें मैं फिर बता रहा हूँ, माई ट्रेडिंग एंड माई इन्वेस्टमेंट आर टू डिफरेंट थिंग। हो सकता है मैं किसी समय पे ट्रेडिंग के लिए इसमें घुस गया, निकल गया, वो अलग बात है। लेकिन मैं इसमें इन्वेस्ट करके क्या करे 5 साल छोड़ूंगा? बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मुझे इसकी प्रमोटर होल्डिंग भी 40%। म्यूट कर लीजिए अपने आप को, प्लीज म्यूट कर लीजिए, हम्बल रिक्वेस्ट। मैं इसमें नहीं छोड़ूंगा। चलिए जी, और क्या बताया किसी ने कहा? IDFC बैंक को देखो, IDFC को देखते हैं 0.70। मतलब जब बैंक की 100 रुपए पे 70 पैसा कमाएगी और मैं उस 100 रुपए पे 20% कमाने की सोचूंगा साल का, कैसे कमाऊंगा जी भगवान जाने। देखिए जरा सर, फेडरल और AU स्मॉल बैंक। सर वो आप लोग के पास भी स्क्रीन है, प्लीज आराम से देख लीजिएगा, मेरा काम है सिखाना। देखिए, अब देखिए इसके प्राइस है, ये देखिए ये इसका चार्ट का मूवमेंट। अब इस चार्ट के मूवमेंट को देखिए, कोई लॉजिक है कहीं? मतलब 2015 से 2022 तक का मैंने चार्ट लगा दिया, ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे थोड़ा चार्ट चलता है। चार्ट का मूवमेंट देखना है तो आप देखिए, ये देखिए HDFC, ये देखिए चार्ट का मूवमेंट होता है, ट्रेंड अपवर्ड होना चाहिए। कम से कम ट्रेंड जो है ना वो आपकी अपवर्ड हो जाएगी, ऊपर नीचे ये भी करता है। लेकिन जब मैं इसको लॉन्ग टर्म में लगाऊंगा तो ट्रेंड अपवर्ड है। देखिए इस ट्रेंड को देखिए, दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए। तो ट्रेंड आपका हमेशा और हमेशा रेवेन्यू के साथ, जो आपकी इनकम हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है। देखिए प्रॉफिट का, किसी भी कंपनी के प्राइस का प्रॉफिट से एकदम, अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो बहुत तगड़ा कोरिलेशन होता है। अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं करेगी तो शेयर आप कितना भी चढ़ा लीजिए, वो एक दिन गिरना है, वो गिरेगा। वो कब जाके गिरेगा, आप कब फंस जाएंगे, वो आपको देखना है। वो लेवल, आप किस्मत अच्छी होगी तो आप निकल जाएंगे, नहीं होगी तो नहीं निकलेंगे। मैंने अभी आप लोगों को एक शेयर बताया हुआ है, ओनली बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग के लिए। देखिए बिल्कुल भी आपको ये कहेगा कि क्या इसमें इन्वेस्ट करना है, मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। लेकिन ट्रेडिंग के लिए मैंने बताया हुआ है, ट्रेडिंग है, लेवल है, वो लेवल। ट्रेडिंग इज नॉट फॉर द कंपनी, ट्रेडिंग इज फॉर लेवल। ट्रेडिंग का कंपनी से कोई लेना देना नहीं। लेवल है, एक लेवल पे आया हमने खरीदा, दूसरे लेवल पे आया हमने बेच दिया, काम खत्म। अब ये है, ये कंपनी मैंने आप लोगों को सबको भेजी हुई है, खरीदा हुआ होगा आप लोगों ने। मैं 10 दिन में 15 दिन में निकल जाऊंगा इससे, आपको मैं निकल जाऊंगा। मैं अभी आप बता रहा हूँ, मैंने भी खरीदा, आपको भी खरीदवाया, मैं 10-15 दिन में इसमें निकल जाऊंगा। लिख के भेजा मैंने, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए खरीदा है जी, आराम से 10% 8% कमाऊंगा, निकलूंगा, काम खत्म। नाउ ये तो आपको बैंकिंग में आपको 2 चीजें मुझे बतानी थी कि उसमें आपको प्रमोटर्स की होल्डिंग देखनी है, कितनी देखनी है, वो देखनी है 26 इज द लिमिट, उसके हिसाब से देखनी है। और ROE देखना है, अगर 10-12 के ऊपर है तो बहुत अच्छा है, नहीं। अब बात आती है कि सर आपने बैंकों के बारे में बता दिया, इससे बता दिया, अब हमें अच्छी कंपनियां ढूंढना सिखाइए कि हमारे पास कोई एक लिस्ट चाहिए अच्छी कंपनियों की, तो वो कैसे मिलेगी। तो आपको क्या करना है, अपने स्क्रीनर में जाके देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन्स, सब लोग देखेंगे यहाँ पे स्क्रीन्स,
मैं इस स्क्रीन को क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्रिएट न्यू स्क्रीन, क्रिएट न्यू स्क्रीन, इसमें मैं एक दो जो हमने अच्छी चीजें सीखी है उसको लगाऊंगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे क्या किया, स्क्रीन्स को क्लिक किया, स्क्रीन्स पे क्लिक करने के बाद, स्क्रीन्स पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट इज क्रिएट न्यू स्क्रीन। ऑलरेडी कुछ पॉपुलर स्क्रीन्स दिए हुए हैं, आप इनको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसमें FIIs की बाइंग कहाँ हो रही है उसको देखा, कहाँ किस कंपनी में डेट कम हो रहा है वो कंपनियों की लिस्ट है, ठीक है। न्यू हाई वाली कंपनियां कौन सी हैं, एवरेज अर्निंग किसकी अच्छी है, इस तरह से बहुत सारे स्क्रीन्स इसमें ऑलरेडी हैं, आप इनको भी यूज कर सकते हो फॉर योर नॉलेज, फॉर योर नॉलेज, योर स्टडी, अगर आपके पास टाइम है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ देखिए, देखिए सबसे पहले ROE ग्रेटर देन मैंने लगाया, मान लो मुझे 10 के ऊपर वाली अच्छी लगती है। फिर क्या लिखना है आपको, AND, एंड लिखना है। एंड लिखते ही अगर आप जैसे एंड लिखेंगे इट विल कम टू डाउन नेक्स्ट। अब आपको क्या लिखना है यहाँ पे, मान लो मुझे कंपनियां बड़ी वाली चाहिए, छोटी नहीं चाहिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन मान लो 5000 के ऊपर वाली मुझे कंपनियां चाहिए। एंड एक चीज मैंने और ले लिया, ठीक है जी, ये दो चीजें मैंने ले लिया। इसके बाद और मुझे क्या चाहिए, चलिए जी मैं देता हूं जिसका लोन जो है कम हो। अब जैसे मैं डेट के बाहर डालूंगा सारे बैंक इससे अलग हो जाएंगे, बिकॉज बैंक में लोन बहुत होते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस लिस्ट में बैंक नहीं आएंगे, क्योंकि जैसे मैं डेट डालूंगा बैंक तो लोन पे ही चलते हैं, आपको मैंने आपको बताया। तो यहाँ मैं डालूंगा इज लेस देन, डेट शुड बी लेस देन 0.1, यानी 10% से कम। चलो जी, मैं वो कंपनियां ढूंढ रहा हूं जिसके रिटर्न ऑन इक्विटी 10% से ज्यादा है, जिसके मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 से ज्यादा है, और जिसकी डेट टू इक्विटी जो है 0.1 से कम है, यानी 10% से कम। ठीक है जी, मैंने यहाँ रख दिया रन दिस क्वेरी, रन दिस क्वेरी, इसको मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए मेरे पास 6000 कंपनियां, 7000 कंपनियां जो BSE NSE में है, उससे छंट के केवल 138 कंपनी आ गई। यानी मुझे अब अपनी सारी रिसर्च इन पे करनी है, मुझे 6000 कंपनियां नहीं ढूंढनी, इन्हीं में देखना है क्या खरीदूं क्या नहीं खरीदूं, किस पे कर। मेरी रिसर्च के लिए एक कहीं ना कहीं मुझे बेसिक पहले एक डेटा चाहिए। अगर मैं 6000 कंपनियों को एक एक करके देखना शुरू करूंगा तो मैं देख ही नहीं पाऊंगा, मैं रिसर्च कर ही नहीं पाऊंगा। तो कुछ ना कुछ आपको क्राइटेरिया डाल के जो आपने सीखा है उसके बेसिस पे स्क्रीन लगा के आपको, और डिफरेंट भी लगा सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा आपने वही लगाना जो मैंने लगाया है। आप ROC डाल दीजिए 20 से ऊपर हो, आप ये डाल दीजिए मार्केट कैप जो है 2000 से हो, आप डेट वाले को डालिए ही मत, केवल 2 ही डाल के मान लीजिए डेट को मैं हटा देता हूँ, तब देखता हूँ क्या होता है इसमें बैंक। ये सपोज मैं सर एक क्वेश्चन था, उसमें एक लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रमोटर होल्डिंग था वो 96% था। हाँ जी सर बताइए। तो आपने बोला था मैक्स वो 75% हो सकता ना पर सेबी गाइडलाइन। हाँ सर मैं बता रहा हूँ, आपने सुना है कि भाई दुनिया, ये जी ये रूल जब करते हैं, जब नेता लोग, आप में से कोई नेता होगा तो प्लीज मुझे, नेता लोग रूल बनाया तो कह दिया जी आर्मी वालों की पेंशन गई, एयरफोर्स वालों की पेंशन गई, नेवी वालों की पेंशन गई, पुलिस वालों की पेंशन गई, सारे सरकारी एम्प्लॉय को इतना बोझ देश कैसे सहेगा, ऐसे सुना होगा। और जब अपनी पेंशन की बात आई तो कह दिया जी अगर हमने शपथ दे दिया तो भी हम तो पेंशन के हकदार हो गए। सुना है आपने ये चीज? तो गवर्नमेंट ने जब रूल बनाया तो गवर्नमेंट ने कहा जी ये जो हम लिख रहे हैं कि 75% होना चाहिए, ये दुनिया के लिए तो है लेकिन गवर्नमेंट कंपनियों के लिए नहीं है। ओके गॉट, ये दुनिया के लिए तो रूल है, क्योंकि सर होता क्या है, मान लो भेल जैसी या और बड़ी बड़ी जो डिफेंस की कंपनियां हैं, गवर्नमेंट उसमें से 2-4% भेज देती है, पैसा चाहिए 5% भेज दिया, ठीक है, लेकिन 95% वो अपने पास रखना चाहती है, वो नहीं चाहती बेचना ज्यादा, ठीक है। तो डिफेंस वगैरह से रिलेटेड बहुत सारे स्ट्रेटेजिक डील्स होते हैं जिसके लिए गवर्नमेंट ने अपना रूल बनाया है कि वो उसके ना बहुत सारे चीजें होती हैं जो नहीं कर सकते, मतलब वो मतलब नेशन के इंटरेस्ट में भी है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो नेशन के इंटरेस्ट में होते हैं सर। तो उसके मतलब ये हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं इसमें गवर्नमेंट का खराब ही इंटेंशन है, आई एम नॉट सेइंग दिस, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि दिस रूल ऑफ 75% इज नॉट एप्लीकेबल फॉर गवर्नमेंट। उसी तरह ये जो 26% वाला जो मैंने बैंक के लिए बताया आपको, दैट इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल। अब आप बहुत सारे गवर्नमेंट बैंक में देखेंगे
वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग आपको 90% मिलेगी। ठीक है, तो दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर प्राइवेट कंपनीज। बेसिकली पीएसयू के लिए नहीं है, पीएसयू के लिए पीएसयू जितने भी होंगे उसमें नहीं, जितने भी ये प्राइवेट, देखिए एक तो होती है प्राइवेट लिमिटेड, उसकी बात नहीं कर रहा, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं उसमें से जिसके प्रमोटर गवर्नमेंट नहीं है उनकी बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब प्राइवेट कंपनी का एक कंसेप्ट कॉमर्स में जाएंगे तो एक अलग ही होता है। नहीं तो प्राइवेट कंपनी लोग कहते हैं प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है, तो वो नहीं, एक रजिस्टर्ड प्राइवेट कंपनी होती है, प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है उनके नाम के आगे, वो एक अलग चीज होती है। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि हमने स्क्रीन लगा दिया, मैंने एक स्क्रीन आपके कहने पे हटा दिया था डेट वाला। तो अब मेरे पास कितनी कंपनी आ गई जैसी डेट वाला, अब मेरे पास 373 कंपनी आ गई। अब ये मैं अपनी जो स्टडी करूंगा, आई विल स्टार्ट माय स्टडी फ्रॉम दीज 373 कंपनी। उसके लिए एक चीज और मैं बता रहा हूँ, कोशिश करिएगा जब ये आपके पास आ जाएगा तो यहाँ पे देखिए मार्केट कैप है, इस मार्केट कैप को ऐसे क्लिक कर दीजिएगा। जब आप क्लिक कर देंगे तो इसमें क्या होगा, ये सारी जिसको भी, सपोज आपने करंट मार्केट को क्लिक कर दिया तो ये करंट मार्केट के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे, यानी सबसे बड़ी जो होगा वो सबसे ऊपर, जिसको भी आप क्लिक कर, जब आप पी को क्लिक कर दीजिए तो 701। अब देखिए अदानी टोटल गैस 701 के पी पे बिक रहा है आज के टाइम पे, फिर भी लोग खरीद रहे हैं। खरीदो भाई, मतलब टीसीएस जैसी कंपनी आपको मिलती है, सॉरी आई थिंक 30-20 के पी पे होगी अगर मैं सही हूं तो, देखिए 29 के पी पे। और अदानी टोटल गैस, मतलब देखिए इसका मतलब क्या समझिए पी का, अगर आप 30 रुपए लगाएंगे तो 1 रुपए कमाएंगे, 30 रुपए लगाएंगे तो 1 रुपए कमाएंगे साल का, किसमें, टीसीएस में। और 701 रुपए लगाएंगे तो 1 रुपए कमाएंगे अदानी टोटल गैस में। फिर भी लोग अदानी टोटल गैस खरीद रहे हैं। खरीदो जी, आपकी मर्जी, आपका पैसा, मैं क्या करूं। आप रिटेल इन्वेस्टर हो, आप बाद में कहोगे शेयर मार्केट जुआ है, सट्टा है, चोरी है, बदमाश है, सबको डुबाता है, बेकार चीज है, छोड़ दो, ये आप बोलोगे, आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, मैं तो मना नहीं कर सकता। लेकिन लोग खरीद रहे हैं तो मैं तो ना खरीदूं, मैं तो नहीं खरीदूं, एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट करेगा बिल्कुल नहीं खरीदूंगा किसी हाल में। अब आप कहोगे नहीं सर ये ऊपर जा रहा है तब तक खरीदूंगा, जिस दिन नीचे जाएगा उस दिन छोड़ दूंगा। अरे आपको पता भी नहीं चलेगा जिस दिन नीचे जाएगा, तो जिस दिन नीचे जाना शुरू करेगा तो जब सर्किट से प्लीज म्यूट कर दीजिए, अनवर रिक्वेस्ट, कुछ म्यूट कर दीजिए अपने आप को। तो जब सर्किट खेल के नीचे जाएगा ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब नीचे गया, पता भी नहीं चलेगा इस चीज का। तो इसलिए बता रहा हूं आपको, तो एक तो इसको मार्केट कैप के हिसाब से आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल देंगे तो क्या इससे क्या हुआ कि जो सबसे बड़ी कंपनी है वो सबसे, जैसे टीसीएस आपको पता है इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से टीसीएस सबसे ऊपर आ गई, फिर उसके बाद एचडीएफसी बैंक आ गया, ये सारी कंपनी आ गई। अब आपका मन करे किसी भी एक को, जिसको भी अपना एक एक खोल के अपना रिसर्च करना शुरू करिए। आपने एचडीएफसी बैंक खोला, इसके बारे में रिसर्च किया, आप समझ में आती है तो खरीदिए, नहीं समझ में आती है तो मत खरीदिए, वो आपकी मर्जी है, आई एम नॉट सेइंग दैट। लेकिन मैं आपको, जो मेरी क्लास थी वो क्लास का मतलब था कि अच्छी कंपनियों के लिस्ट जो ढूंढना है वो कैसे ढूंढना, कैसे स्क्रीन करना है, कैसे आपके पास एक लिस्ट आएगी जिससे आप अपनी स्टडी को स्टार्ट करेंगे। अब मैंने अपना कुछ स्क्रीन लगा के रखे हुए हैं, मैं अपने स्क्रीन को यूज करता हूं और मैं उन्हीं कंपनियों में ट्रेड करता हूं, उसी में जब मन करे खरीदूंगा, बेचूंगा, जो भी करता है मैं। अब ये जो सपोज मैंने ये स्क्रीन लगा दिया, इस स्क्रीन में मेरे पास सेलेक्ट होके आ गए 300 कंपनियां, तो मुझे खरीदना है या नहीं खरीदना है 300 में डिसीजन लूंगा। अब कोई पता, कोई सिंघवी जी टीवी में बैठे रहे, कोई पता चला कि पता चलता है वो कोई XYZ चतुर मोता जी आ जाते हैं टीवी पे, वो मैं नहीं कह रहा दीज ऑल पीपल दे मे बी वेरी गुड इन दैट, लेकिन मैं अपना दिमाग जरूर यूज करूंगा, मैं इनके बियॉन्ड नहीं जाऊंगा, मैं इन्हीं में से जो देखूंगा क्या खरीदने लायक है, अच्छा है, बुरा है, प्राइस मेरा डिसाइड हो गया, उसी में मैं रहूंगा, उसके बियॉन्ड में नहीं जाऊंगा। तो मैं आपसे कहूंगा प्लीज, जितनी चीजें आपने सीखी हैं, मैंने तो केवल स्क्रीन में 2 लगाए हैं, आप 3 भी लगा सकते हैं, 4 भी लगा सकते हैं, उसमें जितना मन करे उतना। जैसे आप स्क्रीन में गए, मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट न्यू स्क्रीन में, सपोज मैं लिख देता हूँ प्रोमोटर्स होल्डिंग शुड बी ग्रेटर देन 50। मुझे वो कंपनियां चाहिए जिसकी प्रमोटर होल्डिंग 50 है। अब इसमें एक लॉस होगा, इसलिए मैं बता रहा हूं स्क्रीन लगाते समय भी आपको चाहिए कि इससे सारे बैंक आपके बाहर हो जाएंगे, बैंक नहीं आएंगे,
तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब ये नहीं कि ये लिस्ट आ गई तो यही अच्छी है। आपको अगर आपको नॉलेज है तो पता है हाँ जी ये लिस्ट है, प्लस कुछ बैंक्स भी होंगे जो उसको आपको अलग से ऐड कर देना। ये आपको ये चीजें नॉलेज से आपको पता होंगे। ठीक है, प्रॉफिट कंसिस्टेंट प्रॉफिट देखने के लिए क्या मैट्रिक लगा सकते हैं सर? बहुत सारे मैट्रिक्स हैं, आपको वो ढूंढना पड़ेगा। मैं अब उसमें डिटेल में जाऊंगा तो बहुत ज्यादा आप देखेंगे तो बहुत सारे मिलेंगे इसमें। ठीक है, आपको प्रॉफिट ग्रोथ डाल दीजिए, प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ लास्ट, देखिए आपको कितने साल का डालना है, प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 7 ईयर। ठीक है, आप डाल दीजिए यहाँ पे ग्रेटर देन 20 डाल दीजिए, ये दीजिए 10 डाल दीजिए, जो आपको डालना है। ठीक है सर, ठीक है। तो वो आप देखिए जब आप करने, ये ना ये टूल्स है, मेरा काम है आपको टूल को सिखाना। आपको विश्वास नहीं होगा, हम लोग दिन भर कैलकुलेटर यूज करते हैं, लेकिन कैलकुलेटर के बहुत सारे फंक्शन आज भी मुझे नहीं आते। वो करते, जो आप यूज करेंगे इसको बार बार, जब आप यूज करेंगे तो आप इसको सीख जाएंगे। मेरा काम है आपको एक ऐसा टूल है, इस टूल को यूज करके आपको अपनी स्टडी स्टार्ट करना है, ये मुझे सिखाना है। मेरे को ये बताना है कि ऐसे नहीं कि कुछ भी सुना, टिप लिया और उसको हमने खरीदना बेचना सुना। अगर मैंने आज आपको कहा एक साइड खरीदना है, तो जो लोग ऑलरेडी क्लास कर चुके हैं, जो लोग ट्रेडिंग व्यू पे मेरे को कैंडल पैटर्न वगैरह सीख चुके हैं, डीएमए सीख चुके हैं, आरएसआई सीख चुके हैं, तो वो पहले जाके देखें कि ऐसा क्या था, क्या मुझे तो उसमें स्लाइडर दिखा। हो सकता है आप में से कोई, नहीं सर आपको कैसे स्लाइडर दिखा, मुझे तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, मुझे उसमें फॉर्मेशन दिख रहा है, आपको हो सकता है ना दिख रहा हो। तो आप अपना माइंड यूज करिए, हो सकता है आप ना खरीदे, जो नहीं है कि आप खरीदे। मेरा काम है आपको बताना, मैं अपने ट्रेडिंग करता हूं, वो मैंने आपको बताना। कोई क्वेश्चन है तो मैं लूंगा अब आप लोग का। बताइए सर, गुड इवनिंग। पवनजीत सिंह जी बताइए। सर ये जो अभी आपने ये लगाना सीखा, इसमें एंड करके ही लगाना है? एंड लगाना है, कैपिटल में ए एंड डी लिखना है, जैसे आप डी लिखेंगे वो नीचे वाली लाइन पे चला जाएगा। ओके। तो दूसरी चीज जो आपका जो ट्रेडिंग व्यू में जो चार्ट है, जो और स्क्रीनर पे भी ये भी चार्ट आता है, इनमें कुछ डिफरेंस होता है या क्या? नहीं, सेम चार्ट है सर। ट्रेडिंग व्यू अभी मैं चलूंगा, आपकी अभी क्लास हुई नहीं है, ट्रेडिंग व्यू पे मैं पहुंचूंगा तब आपको सिखाऊंगा। लेकिन ट्रेडिंग व्यू में वो, इसमें आपको कर्व्स दिखते हैं, वहां पे आप कैंडल्स कर्व्स जो चाहें वो आप चेंज कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू में फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन नहीं। बस अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, अमित सांगवान जी। मैं उम्मीद करूंगा कि आज आप लोग दशहरा है तो अच्छे फीडबैक जरूर लिखेंगे आप लोग आफ्टर द क्लास। अमित सांगवान जी बताइए। सर ये कुछ मल्टी बैगर जैसे हम देखते हैं कि 40 रुपए कर लिया, वो जी 400-500 हो गया विद इन स्पैन ऑफ 2-3 इयर्स। तो उसमें कुछ मतलब ये सारे तो स्क्रीनर वो सम कर लेंगे शायद, उसमें ये फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए मतलब कंसिस्टेंट मूवमेंट देखें या ऐसा कोई टूल होता, मेरी बात समझिए। जी सर, जी ऐसा कोई टूल होता है जिस टूल को आपने देखा इससे मल्टीबैगर निकल गया, तो वो टूल ना उसको कुछ लोग हाईजैक करके बैठे होते। जी सर, मैं आपको बता रहा हूँ, जिन लोगों ने भी मल्टीबैगर खरीदे, इंडिया में जो सबसे बड़ा मल्टीबैगर खरीदने वाला आदमी का नाम बता सकता है कोई? जिसने मल्टीबैगर खरीदे उसके साथ मल्टीबैगर बने, तो बता सकता है? हाँ नहीं सर, गलत। विजय केडिया। एक्सीलेंट, वो पर्सन है विजय केडिया। मैं आपको बता रहा हूँ, विजय केडिया के स्टॉक्स मल्टीबैगर। लेकिन विजय केडिया के स्टॉक के सिलेक्शन को आप देखिए, अगर आप 20 साल के सुन लेता, विजय केडिया ने वैभव ग्लोबल खरीदा, 20 रुपए खरीदा, 1000 हो गया, ये सबने सुन लिया। लेकिन ये किसी ने नहीं सुना कि विजय केडिया ने वैभव ग्लोबल के साथ 10 स्टॉक खरीदे थे, उसमें से 8 डूब गए, एक वही रह गया, और एक जो है वो 1000 गुना हो गया। अब वो 1000 गुना हो गया, वो तो पता है, आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपको 10 खरीदने पड़ेंगे। पहली बात, आपको अगले 20 साल तक रुकना पड़ेगा। उस 20 साल में कोई डूब रहा है तो उससे परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि जो डूब रहा है हो सकता है वो डूबते डूबते फिर चल जाए, और जो आपका आगे बढ़ रहा है वो पीछे चला जाए, कुछ नहीं पता। तो आप अपनी स्टडी करके पोर्टफोलियो बनाते हैं। आप सोचते हैं विजय केडिया को तो 20 मिले, उस 20 में से एक मिला, वो वाला मुझे मिल जाए, ऐसा सर है ही नहीं कोई सिस्टम। जी सर, पर ऐसा लग रहा है सर, अब आप एक काम करिए, कोई भी स्टडी करे, राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो को 20 साल में, पिछले 20 साल से स्टडी कर लीजिए, आप देखेंगे 4 स्टॉक हैं जिन्होंने उनको राकेश झुनझुनवाला बना दी, कुल 4 स्टॉक। ऐसा नहीं हो सकता सर अभी कि डूबे ही हैं, उनके स्टॉक डूबे हैं।
सर ऐसा हो सकता है कि अभी चलिए वॉरेन बफेट के स्टॉक उठा लीजिए, वो तो कोका कोला है जिन्होंने उनको वॉरेन बफेट बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि उन्होंने 40 साल, तो मैं कहता हूं इसको 4 साल, ऐसा बताइए ना जो कल 40 साल सर कुछ होता है 40 साल। सर ऐसा लग रहा है कि जैसे जेस्टेशन पीरियड माइट बी स्मॉलर, जो जैसे पहले ज्यादा जेस्टेशन पीरियड होता था, अभी जैसे इकोनॉमी जैसे कुछ नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको कोई भी मल्टी बैगर शब्द जैसे ही दिमाग में आया, जैसे ही मल्टी बैगर समझ में आता है, तो पहली बात एक चीज डाल लीजिए, मल्टी 10 ईयर्स, नॉट मल्टी ईयर्स नहीं, मल्टी 10 ईयर। मल्टी 10 ईयर रखेंगे तो आपको मैं बता सकता हूं। लेकिन आप ये कहेंगे सर ऐसा स्टॉक बताइए जो आज खरीदे और 6 महीने में 5 गुना हो जाए। ऐसे होते हैं, लेकिन होते हैं, ऐसा कोई कौन सा होगा वो किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। ऐसा इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसको पता। सर ये मोट के हिसाब से ईज माय ट्रिप जैसे लग रहा था कि मोट वाले स्टॉक, मैंने बताया मोट वाले स्टॉक रेवेन्यू के साथ कंसिस्टेंसी से बढ़ते हैं 20%। वो मल्टी वो 20% बढ़ेंगे, 20% बढ़ेंगे। अगर 20 साल के लिए रख दीजिए, सर 20% साल का आप समझते हैं, हर 3 साढ़े 3 साल का आपका स्टॉक डबल होता है। क्या चाहिए? और वो तो है ही सर, वो तो है ही सर, वो तो है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। सुमित गुप्ता जी। सर गुड इवनिंग, हैप्पी दशहरा सर। हैप्पी दशहरा सर, बताइए सर। एक आईपीओ आया है सर, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट करके, कल बताऊंगा सर। राइट सर, राइट। वैसे तो मुझे आपका याद है। हाँ, तीसरे दिन 3 टाइम्स रिटेल इन्वेस्टर्स, राइट सर, राइट। थर्ड डे 3 टाइम्स रिटेल इन्वेस्टर्स। वैसे सर अगर मान लीजिए 3 टाइम्स हो जाता है, अभी 1.45 टाइम्स हुआ है सब्सक्राइब, वो जो लास्ट डेटा मेरे पास है। तो अभी मैंने बताया, जब तक 3 टाइम्स रिटेल इन्वेस्टर्स का सब्सक्राइब नहीं होगा तब तक नहीं करना सर। राइट सर, राइट। अच्छा सर, हर्षिता इंजीनियर आपने लिया था सर? सर लिया था, मेरा नहीं था। अरे तो ठीक सर, मैं 2 आईपीओ लगा चुका, लेकिन मुझे दोनों से कोई नहीं मिला अभी। कोई बात है सर। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक से मेरे पास 3-4 अकाउंट, मतलब 3-4 नामों से अकाउंट है। एक मेरा है, एक मेरी वाइफ का है, एक मेरी मदर का है, और सब में मैंने 14,000 रुपए साल के डाल के रखे हैं, उससे मैं आईपीओ लगाता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, वो 14,000 रुपए हर साल मिनिमम डबल होते हैं। क्यों होते हैं? उससे वो पैसे आईपीओ के लिए हैं। साल में 2-3 ठीक आईपीओ मिल जाते हैं, तो 30% के आसपास वो हो जाता है। तो आपको भी यही करना है, अपने अकाउंट में एक 14,000 रुपए केवल आईपीओ के लिए रखना है, अच्छे वाले आईपीओ में लगाना है, और लगा के एलआईसी में नहीं लगाना, प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है? वो लगाया नहीं, अच्छा, तो आपके गाइडेंस में नहीं लगाया था। हाँ, तो आप लोगों को बताया हुआ अच्छे स्टॉक, अच्छे आईपीओ क्या होते हैं, और उसमें लगाना है। 30-40% मिले निकले, फिर उसको रखे हुए, फिर अच्छा कोई आएगा, साल में 2-3 ऐसे आ जाते हैं और हो जाता है। दिलीप सिंह जी बताइए अपना क्वेश्चन। सर ये मुझे वैल्यूएशन का थोड़ा सा बताएंगे? आपने ऑलरेडी ब्रीफ किया है। वैल्यूएशन की क्लास होगी तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वैल्यूएशन की क्लास होगी, ये बैच में ही होगी। हाँ, किस टाइम लेना है, किस टाइम नहीं लेना। ओके सर, प्लीज। ठीक, ओके सर। अब दीपक मिश्रा जी बताइए, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ये पीई कितने के कितने बीच में होना चाहिए गुड कंपनी? सर ये पी ना थोड़ा सेक्टर वाइज होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर 40 के ऊपर पी जाने लगे तो घबराहट आपको होनी चाहिए किसी भी हालत। वैसे सेक्टर वाइज आईटी वाईटी में 70 तक भी ठीक ठाक हो जाता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 40 के ऊपर पी और कंपनी अच्छी नहीं है खासकर, और 40 के ऊपर पी जा रहा है, तब तो एकदम आपको ना आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। एक्चुअल में आप देखिएगा, एक और स्टडी मैं आप लोग बताता हूं, जब भी निफ्टी का पी 40, 44, 45 गया है, डीप करेक्शन आना शुरू हो गया। डीप करेक्शन आता है सर। तो इसलिए आपको इस पी के बेसिस पे भी कई लोग बता देते हैं कि हाँ जी अब निफ्टी में करेक्शन आने वाला है, पी के बेसिस पे बता देते हैं। तो वो एक लिमिट के बाद अब 700, अरे अदानी का कौन सा शेयर था, 1000 समथिंग का पी, तो क्या लॉजिक है? खरीदिए जी, आपकी मर्जी, आपके पैसे। थैंक यू वेरी मच। मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग फीडबैक जरूर डालेंगे, बस इससे ज्यादा मैं कुछ और उम्मीद करता नहीं। एक चीज और कहनी थी सर, एक चीज और कहना था सर। हाँ बताइए सर। वो एक्सपेंडिचर की जो आपने बजट की क्लास ली थी, उससे सर मेरा 5% हर मंथ का रिड्यूस हो गया सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वो तो ज्यादा हो रहा था, पहले भी कहा था, जो भी इंसान अपने घर में बजट बनाना शुरू कर दे, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे घर में खुद 5% तो मैं सेव कर लेता हूं बजट बनने की वजह से,
और 5% जो मैं बजट अपनी वाइफ को देता हूँ ना बनाया हुआ, उसमें से वो भी सेव कर लेती है वो भी सेव कर लेती है। तो ठीक है, वो पैसे घर में ही होते हैं, किसी न किसी काम ही आ जाते हैं। तो बजट घर का जरूर बनना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि 1 महीने पहले आप बजट बनाए कि हाँ जी अगले महीने यही खरीदना है, इसके बियॉन्ड नहीं खरीदना। एक्सक्यूज मी सर, यस मैम प्लीज। वन क्वेश्चन सर, हर्षा इंजीनियरिंग को किस टारगेट के लिए होल्ड रखें या सेल कर दें? 600। ओके, थैंक यू सर। 400 पे जब मिलेगा खरीद लेंगे आप लोग, मुझे मिलेगा मैं भी खरीदूंगा। 400 पे मिले तो खरीदेंगे, 600 के आसपास बेचेंगे। सर ये लॉन्ग टर्म वाला है शेयर की मतलब? नहीं सर, लेकिन वो जाएगा 600 के, 400 से 600 हो सकता है। अगर करेक्शन आ जाए तो 400 में मिल जाए। आई थिंक 460 वाट के आसपास होगा अगर मैं सही हूं तो यस सर, 600 के आसपास 580 590 कहीं आए तो उसको आप बेच सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।